हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद फिर से अब आप लोगों का इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। शेड्यूल आई होप आप लोगों को मिल चुका होगा कि अब हम लोग हर अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करेंगे और होपफुली मार्च में ही आपका ये सारा जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये हम लोग अपने एंड से वीडियोस कंप्लीट कर देंगे। फिर वहाँ से आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। आप 6 महीने तक उन वीडियोस को देख करके जब भी आप कहीं साइट पे जॉब करने जाते हैं तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से काम होता है, क्या सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। अब हम लोग जो अभी सीरीज स्टार्ट कर वापस मतलब जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, अब इसमें आपका लास्ट वाला जो लेक्चर जहाँ तक हुआ था उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग्स देखे थे। जिस वाले साइट का हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उस वाले में किस तरह से स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन रहता था। अब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन था, इसीलिए अब हम लोग एक दो लेक्चर अभी जो अपलोड करेंगे इसमें हम लोग आपको ड्राइंग्स के बारे में बताएंगे और ड्राइंग्स को रीड करना सिखाएंगे कि कैसे एक इंजीनियर ड्राइंग्स को रीड करता है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल वीडियोस आएगा। फिर प्रैक्टिकल वीडियोस से आप उन सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे। जितना भी रिलेट हो सकेगा, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको वर्बली बता पाएंगे वो सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे बताएंगे। डिफरेंस क्या होता है जो एक्चुअल में आप सोचते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जो आप ड्राइंग्स को पढ़ते हैं, जो आप काम कराने का तरीका सोचते हैं और एक्चुअल में काम किस तरह से साइट पे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किनको मैनेज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ही इससे आपको क्लियर होगी। तो आज का जो हम लोगों का इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कि कितने टाइप के ड्राइंग्स होते हैं जो एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। अब हम लोगों का फोकस जो है वो प्राइमरीली बिल्डिंग के ऊपर है, तो हम लोग बिल्डिंग से रिलेटेड ड्राइंग्स डिस्कस करेंगे। अगर हाईवेज वगैरह पे जाते हैं तो फिर उसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल होता है, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल होता है, तो उतनी सारे डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग अभी बिल्डिंग पे अपना रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे कि बिल्डिंग्स में कितने तरीके के ड्राइंग हो सकते हैं। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। अब आपको भी हम एक ड्राइंग दिखाएंगे कि किस तरह से ये सारे ड्राइंग्स जो होते हैं ये हम लोग कैसे समझते हैं, क्या होते हैं। अब कितने तरह के ड्राइंग्स होते हैं तो आपको तीन चीज़ याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। पहला होता है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स क्या होता है अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है टेंडर ड्राइंग्स। तीसरा होता है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर ड्राइंग तो इन जनरल होता है। तीसरा होता है आपका रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। अब ये जो आपका टेंडर ड्राइंग्स और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो होता है इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके कहते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होता है। ठीक है, मतलब अगर ब्रॉडली बात करें तो एक आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग है और एक आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या बताता है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग बताता है कि एक आर्किटेक्ट है, उसने एक ड्राइंग बनाया, एक आइडिया क्रिएट किया और क्लाइंट को दिखाया। जैसे अगर आपको कोई घर खरीदना है या घर बनाना है तो आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे या आर्किटेक्ट के पास जाएंगे और एक आइडिया अपना बताएंगे कि आपका कुछ ये प्लॉट एरिया है, इसमें आप कुछ इस तरह से आपका सोच है कि आप घर बनाना चाहते हैं, आगे में पार्किंग देना चाहते हैं, पीछे में गार्डन देना चाहते हैं, फिर घर में आपका 3 बेडरूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, स्टेयरकेस ऐसा प्लान करना होगा कि कल को फ्यूचर में अगर नीचे या ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे लगाएं तो स्टेयरकेस बाहर से भी रहे और अंदर से भी रहे ताकि दोनों तरफ से एक्सेस किया जा सके, वगैरह वगैरह। जो भी आपका प्लानिंग होता है आप वो इंजीनियर को बताते हैं या आर्किटेक्ट को बताते हैं। अगर टेक्निकली बोला जाए तो आप आर्किटेक्ट को बताते हैं, इंजीनियर को नहीं बताते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है कि अपना जो उसने जो सारे कॉन्सेप्ट से उसने पढ़ाई की है कि बिल्डिंग बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर बाथरूम देंगे तो उसका पाइप किधर से बाहर जाएगा, अगर आप वाटर सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो किस तरफ हम लोग वाटर टैंक रखेंगे और वहाँ से कैसे सप्लाई जाए जो मिनिमम कॉस्ट किसी भी क्लाइंट को पड़े। उसके बाद प्रॉपरली सारा चीज़ें ड्रेनेज हो जाए। अगर आप अपने घर में लिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो लिफ्ट का कटआउट का साइज़ स्टैंडर्ड क्या होता है। लिफ्ट के लिए आपको एक कटआउट रखना पड़ेगा ना जिसमें से लिफ्ट आपको ऊपर नीचे जाएगा, तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। वो सारी चीज़ें, उसका आपको क्या डायमेंशंस रिक्वायरमेंट होता है। फायर सेफ्टी अगर आपको बिल्डिंग का ध्यान में रखना है तो आप अगर कुछ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कई बार हम लोग सिर्फ एक सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हम लोग इंस्टेंटली कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं छोटे मोटे फायर के केस में। बड़े फायर के केस में पूरा फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है बिल्डिंग में।
अगर इंटरनल एसी प्रोवाइड करना है तो उसके डक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है। ये सिविल इंजीनियर का काम नहीं होता है। आर्किटेक्ट ये सारी चीज़ें डिसाइड करके कुछ प्लान्स बना के देता है आपको, 2-3 टाइप के, जिसमें से आप कोई एक फाइनली चूज़ कर लेते हैं कि ये वाला ड्राइंग आपके सोच के हिसाब से बेस्ट है और आप उसको बनाएंगे। अब ये आपका डिसाइड हो गया, आर्किटेक्ट का काम खत्म हो गया। अब आर्किटेक्ट को नहीं पता है कि कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए, कॉलम में रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्ट नहीं जानता है। अगर वो एरिया आपका अगर अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जहाँ वहाँ पे अगर अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आता है या हायर मैग्नीट्यूड का आता है, तो उस केस में कैलकुलेशन अलग होगा। जहाँ पे अर्थक्वेक बिल्कुल ही नहीं आता है या बहुत ही कम इंटेंसिटी का आता है, वहाँ कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों जगह के फोर्सेस जो होंगे अर्थक्वेक के अलग अलग होंगे। तो रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट, कॉलम के साइजेस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम या ज़्यादा होंगी। तो ये सारी चीज़ें आर्किटेक्ट नहीं जानता है। ये कौन जानता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर जानता है। कह सकते हैं आप कि डिज़ाइन इंजीनियर जानता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर वही होता है जो ऑफिस में बैठ करके इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक साइज़ बताता है, फिर उसका ड्राइंग तैयार होता है। मतलब जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दिया वो ड्राइंग को वो देखेगा, उसके साथ में वो अपना कैलकुलेशन करेगा और देखेगा कि बीम का साइज़ क्या होना चाहिए। कहीं आर्किटेक्ट ने कम प्रोवाइड कर दिया हो, आर्किटेक्ट तो एक जनरल आइडिया दे देता है कि 3 मीटर का आपका फ्लोर हाइट है, तो उसमें आपका जो बीम है वो 600 mm का होना चाहिए। अब 600 mm का बीम उसने दिखा दिया, लेकिन वो सेफ नहीं हो रहा है लोड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट 700 mm का आ रहा है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर 700 mm प्रोवाइड करेगा। फिर वो आर्किटेक्ट को बताएगा कि 600 के बदले 700 हो रहा है, 100 mm स्पेस ज़्यादा ले रहा है। फिर आर्किटेक्ट उस हिसाब से चेक करेगा कि ये अगर ठीक लग रहा है तो वो क्लाइंट को बता देगा, क्लाइंट ओके कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी, वो साइज़ फाइनल हो जाएगा। अदरवाइज फिर उसमें कैलकुलेशन वगैरह चेंजेस होंगे। ठीक है, ये सारा एक प्रोसेस हुआ। इसके बाद ये जब साइज़ फाइनल हो गया, उसमें रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिसाइड कर दिया और फिर एक ड्राइंग बना करके भेजा साइट पे। तो अब साइट वालों के पास 2 ड्राइंग होता है। एक ड्राइंग जो आर्किटेक्ट ने भेजा, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, वो उसको देखता है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, वो उसको भी ध्यान में रखता है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर इंजीनियर भेजता है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, जो कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब ड्राइंग साइट पे भेजा जाता है, उसको देख करके ही आपका इंजीनियर जो साइट पे होता है वो उसको समझता है और फिर साइट पे ऑर्डर्स देता है लेबर्स को, या फिर जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं या जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनको वो ऑर्डर देता है कि कोई पर्टिकुलर काम को इस तरह से स्टार्ट करना है और ये पर्टिकुलर ड्राइंग में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस डायमेंशन का ही आपको बनाना है। और जूनियर इंजीनियर फिर लेबर्स को उस तरह से गाइड करता है कि कैसे कैसे काम को प्रोग्रेस स्टार्ट करना है। ये पूरा एक हायरार्की होता है, मतलब किस तरह से काम होता है। ठीक है, तो अब साइट पे 2 ड्राइंग्स अवेलेबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, दूसरा आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। और तीसरा ड्राइंग जो साइट पे नहीं जाता है मगर वो भी बनाना पड़ता है, वो होता है आपका ये टेंडर ड्राइंग। अब ये टेंडर ड्राइंग क्या होता है कि जब ये आर्किटेक्ट ने ड्राइंग फाइनल किया, क्लाइंट को पसंद आ गया, तो अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन अगर क्लाइंट खुद से कर रहा है तब तो फिर ये टेंडर ड्राइंग वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि आप वो क्लाइंट को ड्राइंग सबमिट कर दिया जाएगा, क्लाइंट अपने हिसाब से बना लेगा। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी को टेंडर दिया जा रहा है, क्लाइंट खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, क्लाइंट किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा है कि वो इस ड्राइंग्स को मतलब इस बिल्डिंग को बनाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ चार्जेस वगैरह लेगा। वो चार्जेस कॉन्ट्रैक्टर कैसे डिसाइड करेगा? तो कॉन्ट्रैक्टर को पहले देना होगा ये टेंडर ड्राइंग। कॉन्ट्रैक्टर वो टेंडर ड्राइंग देखेगा जिसमें लगभग एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, एकदम एक्यूरेट नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें वेरिएशंस आएगा। ये इनिशियल स्टेज में जब ये डिसीजन वगैरह चल रहा होता है तब ये बना दिया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, मगर एक कॉन्ट्रैक्टर को एक आइडिया दिया जाता है कि कुछ इस तरह का बनना है, एक लमसम कॉस्ट बता दो, तो वो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करता है कि कितना स्क्वायर फीट का काम होना है, उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट क्या रेट उसका रिक्वायरमेंट होगा, वो उस हिसाब से बताता है और फिर वो टेंडर फ्लोट होता है और टेंडर उसको मिल जाता है। तो ये टेंडर ड्राइंग का काम साइट पे नहीं आता है, लेकिन ये टेंडर ड्राइंग का काम अगर आप किसी को टेंडर दे रहे हैं बनाने के लिए, तो वो पार्टी को कैसे पता चलेगा? अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं और किसी एक को ड्राइंग बनाना है और एक आर्किटेक्ट ने ड्राइंग बना दिया है, तो उसको बनाने में जो लेबर कॉस्टिंग आएगा, जो मटेरियल कॉस्टिंग आएगा, वो कैसे पता चलेगा क्लाइंट को? तो क्लाइंट को एक बजट बताना पड़ेगा ना, तो वो बजट कौन बताएगा? ये टेंडर ड्राइंग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर बताएगा कि इतना बजट मेरे तरफ से रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें हम आपको लेबर्स देंगे, हम आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे, आपका सारा ये कॉस्टिंग जो होगा मेरा होगा। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कोई कॉस्टिंग लगना है वो क्लाइंट का लगेगा।
या नहीं तो मटेरियल क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, सिर्फ लेबर का जो काम होगा, कितने दिनों तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सारी चीज़ों के हिसाब से, वो एक्चुअली ड्राइंग के हिसाब से होता है। जितना बड़ा ड्राइंग होगा, जितना छोटा ड्राइंग होगा, उसके हिसाब से वेरिएशन होगा। तो इसके लिए हम लोग ये टेंडर ड्राइंग बनाते हैं। तो अभी आपको साइट इंजीनियरिंग के लिए आपको ये 3 चीज़ें ही समझना है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है, टेंडर ड्राइंग क्या होता है, और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग क्या होता है। अभी पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए, उसके बाद अभी इसी वाले लेक्चर में हम आपको ड्राइंग रीड करना भी सिखाएंगे कि ये तीनों ड्राइंग किस तरह से होते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है। सबसे पहला आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि कोई एक, फॉर एग्जांपल उसको ये प्लॉट है, ठीक है, ये इस तरह का कोई प्लॉट है। अब क्लाइंट ने ये साइज़ बता दिया कि ये प्लॉट कुछ समथिंग मीटर्स बाई समथिंग मीटर्स का है, और आर्किटेक्ट को उसने अपना रिक्वायरमेंट बता दिया। आर्किटेक्ट ने बनाया कुछ ऐसा बिल्डिंग कि एक यहाँ और एक यहाँ, कुछ ऐसा मान लेते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कोई सोसाइटी बन रहा है। तो आर्किटेक्ट को बताया गया कि इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें सोसाइटी बनाना है, 10 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, ये भी 10 स्टोरी का, ये भी 10 स्टोरी का, और इसमें हमको अब हर फ्लोर पे 2-2 फ्लैट्स देने हैं, चाहे वो 3 BHK हो, 4 BHK हो। तो आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ कहीं पे स्टेयरकेस प्रोवाइड कर देते हैं, और इधर से ही एक ये वाला फ्लैट हो जाएगा और एक ये वाला फ्लैट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट ने ऐसा सोचा। अब इसके बाद आर्किटेक्ट क्या करेगा कि इसमें आपको डिविजन्स दिखाएगा कि यहाँ पे ब्रिक वॉल आएगा, यहाँ पे ब्रिक वॉल आएगा, फिर यहाँ पे आपका स्टेयरकेस आएगा, फिर यहाँ पे आपके टॉयलेट्स होंगे, ये अटैच्ड बाथरूम होगा तो यहाँ पे डोर दिखाएगा, फिर यहाँ पे आपको किचन होगा तो किचन दिखाएगा, फिर यहाँ बेडरूम में आपको है, अगर ये बेडरूम है तो इसमें आपको इस तरह से बेड दिखाता है, फिर यहाँ पे विंडोज़ वगैरह दिखाता है। ये जो हम लोग इन जनरल ड्राइंग्स देखते हैं, ये होता है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, जिसमें ये ड्राइंग देख करके आपको समझ में आ जाता है कि इस घर में गेट कहाँ से है, इसमें किचन किधर है, बाथरूम किधर है, रूम का साइजेस वगैरह क्या है। इसको देख करके आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये बिल्डिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है। तो ये ड्राइंग कहलाता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ठीक है। अब ये फाइनल हो गया, क्लाइंट हम हैं, हमको पसंद आ गया, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन नहीं करने जा रहे हैं, हमको कंस्ट्रक्शन फील्ड का कोई आइडिया नहीं है, तो हम एक टेंडर फ्लोट करेंगे। या नहीं तो अगर ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट एक टेंडर फ्लोट करेगी, और जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज है उनको बुलाएगी कि आप इस दोनों स्ट्रक्चर को, ये जो 10 स्टोरी का स्ट्रक्चर है, इसको बनाना है, इस ड्राइंग को देखिए, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, और साथ में एक टेंडर ड्राइंग बनाएगी। अभी बताएंगे टेंडर ड्राइंग क्या होता है। ये दोनों टेंडर ड्राइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिखाएगी, और कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगी और बताएगी कि इतना रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मेरा चार्ज होगा। ऐसे ऐसे करके अगर 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी तो तीनों अपना अपना रेट बताएगी, जिसका सबसे मिनिमम रेट होगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। अब आती है बात कि ये टेंडर ड्राइंग क्या होता है। अब इसी आर्किटेक्चरल ड्राइंग को देख करके जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, अब ये आर्किटेक्ट या क्लाइंट, पहला आर्किटेक्ट और दूसरा क्लाइंट, इन दोनों में से कोई भी एक आदमी किसी एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को हायर करता है, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करता है। जनरली वो होते हैं जो एमटेक स्ट्रक्चर फील्ड में कर चुके होते हैं, ठीक है। जो एमटेक करते हैं स्ट्रक्चर फील्ड में, उनका एक्सपर्टाइज हो जाता है कि वो स्ट्रक्चर में मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझते हैं, उसमें वो लोग अपना कैलकुलेशन करके, फोर्सेस लगा करके चेक करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट आती है साइज़ की। ये एक फील्ड हुआ, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये जो इंजीनियर होता है, ये इस आर्किटेक्चरल ड्राइंग को देख करके अभी डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ पे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे कॉलम्स चाहिए, यहाँ कॉलम्स चाहिए, ये इंजीनियर ने डिसाइड किया। फिर यहाँ भी कॉलम्स दिया उसने स्टेयरकेस के लिए, फिर यहाँ भी कॉलम्स दिया, इस तरह से करके कुछ, और उसने एक कॉलम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको दूसरा कलर से बना देते हैं। उसने एक कॉलम दे दिया यहाँ पे। अब वो ये वाला ड्राइंग बना करके, और इसमें बीम्स कहाँ कहाँ से आएंगे, तो वो एक बीम भी बना देगा। वो यहाँ से ऐसे करके बीम दिखा देगा कि ये कॉलम टू कॉलम बीम चल रहा है, और ये ड्राइंग बना करके वो आर्किटेक्ट को भेज देगा। अब आर्किटेक्ट ने इस ड्राइंग को देखा, अब आर्किटेक्ट को समझ में आ गया कि उसने जो ड्राइंग बनाया था उसमें बीम्स एंड कॉलम्स का कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर ने इसी ड्राइंग को देख करके उसको इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए कॉलम्स रिक्वायर्ड है और यहाँ पे बीम्स रिक्वायर्ड है। अब आर्किटेक्ट को फॉर एग्जांपल ये वाला जो कॉलम है ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे बेडरूम है, बेडरूम के वॉल के बीच में अगर हम कोई कॉलम दे देंगे तो वो वॉल से थोड़ा बाहर नज़र आता है, तो वो अब आर्किटेक्ट को नहीं चाहिए। आर्किटेक्ट ने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट को भी नहीं चाहिए। अब ये कॉलम को हटाना पड़ेगा,
और स्ट्रक्चर इंजीनियर कह रहा है कि अगर हम इस कॉलम को हटाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा वाला कॉलम, जो ये वाला कॉलम है, ये थोड़ा लार्जर साइज़ का देना पड़े, ये भी हो सकता है थोड़ा लार्जर साइज़ का देना पड़े, क्योंकि बीच से आप सपोर्ट हटा रहे हैं तो ये दोनों सपोर्ट थोड़ा मजबूत देना पड़ेगा। तो अब आर्किटेक्ट यहाँ डिसाइड करता है कि ठीक है, थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिए, मगर ये वाला कॉलम फाइनली नहीं दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है कि इसको हटा करके फिर चेक करेगा कि अब इसके बिना जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कितना सेफ रहेगा, कॉस्टिंग ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, कॉस्टिंग इश्यू नहीं है, आप इस कॉलम को बस हटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लगेगा हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, कॉस्ट का भी दिक्कत नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर ईजिली इसको हटा देता है। और हटा करके जब फाइनल हो जाता है कि यहाँ से ये जो बीम्स आ रहे थे, ये सारे बीम्स आर्किटेक्ट जब फाइनल कर देता है, फिर इस ड्राइंग को कहते हैं हम लोग टेंडर ड्राइंग्स। अब इसमें क्या हुआ, बीम्स एंड कॉलम्स फाइनल हो गए। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी उसको बेडरूम किधर है, किचन किधर है, से कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को मतलब है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होना है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होना है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन होना है। बीम्स, कंक्रीट के बीम्स, पिलर्स, स्लैब्स बनने हैं और उसमें रेनफोर्समेंट देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ चाहिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, स्क्वायर फीट कितना है, कहाँ कहाँ पे बीम्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं। उसके हिसाब से उसका जो इंजीनियर होगा कंस्ट्रक्शन कंपनी का, वो कैलकुलेट करेगा कि कितना स्क्वायर फीट काम होने वाला है, या कितना क्यूबिक फीट में काम होने वाला है, या मीटर क्यूब में काम होने वाला है। उस हिसाब से जो आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि कॉन्क्रीट इतना मीटर क्यूब है, उसका इतना रुपया पर मीटर क्यूब का रेट है, उस हिसाब से इतना आपको कॉन्क्रीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा, मटेरियल कॉस्ट लगेगा, फिर एग्रीगेट लगेगा, सीमेंट लगेगा। इस तरह से करके आप ब्रेकअप देखते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। वो चीज़ें सारी कैलकुलेट करके इंजीनियर उनका डिसाइड करेगा कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया लगने वाला है, तो वो टेंडर कोट करेगा प्रॉफिट के हिसाब से 11 लाख रुपया, कि 11 लाख रुपया अगर आप हमें दीजिएगा तो ये कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे। फिर वो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसको सबसे कम कॉस्ट कौन सा लग रहा है। तो वो जो ड्राइंग देखेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो देखेगा ये टेंडर ड्राइंग्स। या नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट का टेंडर फ्लोट करते हैं तो वहाँ भी ये ड्राइंग सबमिट करना पड़ता है। गवर्नमेंट सबमिट करती है ये ड्राइंग कि ये आपका ड्राइंग है, इसके हिसाब से आप बताइए कि कितना प्राइस आप लेने वाले हैं बनाने के लिए, और फिर वो जो सबसे कम प्राइस देता है उसको ड्राइंग मिल जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मिल जाता है। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है, टेंडर मिल गया, आर्किटेक्चर ड्राइंग फाइनल हो गया, इसके बाद इसी टेंडर ड्राइंग को, क्योंकि ये टेंडर ड्राइंग अब सबमिट हो चुका है, किसी एक कंपनी ने इसके हिसाब से कोटेशन दिया है और उसको काम मिल गया है, तो अब आप सडनली पूरा प्लान चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं आप, लेकिन आप पूरा का पूरा ड्राइंग का शेप चेंज कर देंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने टेंडर लिया ही इस ड्राइंग के हिसाब से। अब आप इस ड्राइंग में फिर अब इसको आप फाइनल करना स्टार्ट करेंगे, और फाइनल करते करते आप बताएंगे कि इस वाले कॉलम का नाम C1 है, इस वाले का नाम C2 है, ये वाला भी अगर डिफरेंट है तो C3 है, अगर ये वाला और ये वाला सेम प्रॉपर्टी है तो ये भी C1 हो जाएगा, ये और ये अगर सेम प्रॉपर्टी है तो ये भी C2 हो जाएगा। आप कॉलम्स की मार्किंग करेंगे और बताएंगे कि C1 कॉलम में 16 बार देना है 20 mm का, C2 में 12 बार देना है 16 mm का। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद एक ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे और साइट पे भेजेंगे। जैसे ही आप साइट पे भेजेंगे वो वाला ड्राइंग कहलाएगा आपका रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RFC ड्राइंग, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये तीनों ड्राइंग का टाइप, मतलब ये तो हो गया एक इन जनरल आइडिया। अब ये ड्राइंग्स आपको देख करके समझना है कि अभी जैसे हम आपको ये वाला जो ड्राइंग बनाए हैं ये एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट का ही हम आपको लेआउट दिखाए हैं। अब इस वाले को अभी हम आपको ड्राइंग्स दिखाएंगे एक एक करके। सबसे पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको टेंडर ड्राइंग दिखाएंगे, और फिर उसी प्रोजेक्ट का हम आपको रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग दिखाएंगे। आपको तीनों चीज़ों को रिलेट करना होगा अब, क्योंकि अब ये जो आप रिलेट कर पाएंगे ये आपके ऊपर है कि आप कितना चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा सारा, लेकिन अभी आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसके बाद अभी जो आप ये ड्राइंग्स देखिएगा तो वहाँ से अगर आपको क्लिक कर जाता है कि क्या मैसेज हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो आपका ये ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके अभी हम लोग ड्राइंग्स पे जाते हैं। सबसे पहला ये है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब ये ऑटोकैड का फाइल है, हम आपको इसका PDF जो होगा वो शेयर कर देंगे। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी हम आपको जो बता रहे थे, जो हम आपको एक प्लॉट का साइज दिखाए थे, वो प्लॉट का साइज कुछ ये वाला ऐसा प्लॉट बनाए थे हम आपका, और इसी प्लॉट में हम आपको ये दो स्ट्रक्चर बना करके दिखाए थे, ये वाला और ये वाला, जो कह रहे थे कि दो बिल्डिंग हम लोग
बनाने वाले हैं। और इसमें कुछ रिमेनिंग स्पेसेस हैं जो अभी खाली रह गया है। अब क्योंकि अभी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें अभी हम आपको ये तो बता दिए कि ये बिल्डिंग बनना है, ये बिल्डिंग बनना है, लेकिन ये रिमेनिंग पोर्शन तो अभी हम कुछ भी नहीं बताए, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं बनना है। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं बनना है। तो कुछ भी नहीं बनना है, लेकिन ये स्पेस है, अगर ये पूरा एक सोसाइटी है, इसका यहाँ पे एंट्री गेट है और यहाँ पे एग्जिट गेट है, तो हो सकता है कि इस बीच में यहाँ पे कहीं पे पार्किंग होगा, कहीं पे यहाँ पे स्विमिंग पूल्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जाएंगे। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग में देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका प्रोवाइडेड है। इसको हम अब एक एक करके जूम करते हैं। अब आपको यहाँ से रिलेट करते जाना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले इस ड्राइंग में नीचे आइए। यहाँ से आप देखिए इस सोसाइटी का यहाँ पे दिखा हुआ है एंट्री, यहाँ पे उसने एक रैंप दिखा दिया है इस तरह से। ये जो अभी आपका थोड़ा सा ये हाईलाइट हो रहा होगा, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एंट्री है। अब यहाँ से व्हीकल्स एंटर होगा, फिर इसने ये एरो दिखा रखा है। अब ये एरो दिखा रहा है आपको कि सारी जो इधर से गाड़ियाँ आ रही होंगी इस वाले साइड से, वो भी इधर आएंगी, इधर से सारी व्हीकल्स इस साइड जाएगी। मतलब उसने क्या किया कि एक रास्ता डिफाइन कर दिया कि यहाँ से जो भी व्हीकल अंदर आएगा वो पहले इधर जाएगा। अब सारी व्हीकल्स जो आएंगी वो सारी व्हीकल्स इधर ही जाएंगी। फिर यहाँ से अगर आपको व्हीकल सोसाइटी के अंदर जाना है, घर के अंदर जाना है, तो यहाँ पार्क करेंगे और फिर यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्टली पार्किंग में जाना है तो आप यहाँ चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये एरो समझ में आ गया कि ये एरो जो है ये आपको सोसाइटी के अंदर आना है। अगर आपको बाहर आना है तो आप इस एरो को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आपका एग्जिट गेट है। तो आपको ये प्लान तो समझ में आ गया कि इस सोसाइटी में ये एंट्री है और ये आपका एग्जिट है। अगर आप एंट्री करते हैं, आपको कोई काम नहीं है, आप सीधे बाहर आ जाएंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको घर के अंदर जाना है तो आप इस एंट्री के पास आके यहाँ पोर्टिको में आएंगे, यहाँ से आप अंदर एंटर करेंगे। या नहीं तो इस वाले बिल्डिंग में जाना है तो यहाँ पोर्टिको से आएंगे, अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद अगर दोनों में से कहीं नहीं जाना है, अगर आपको बेसमेंट में जाना है, डायरेक्टली कार पार्क करना है, तो आप इस एरो को फॉलो करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे ये एरो आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा है और यहाँ से आप जाएंगे आगे की तरफ और यहाँ पे आपको देखिए ये रैंप दिखा रहा है। ये आपका रैंप है, ये नीचे की तरफ आपको ले जा रहा है। कैसे पता? यहाँ से एरो से पता है। एरो के आगे डाउन लिखा हुआ है DN, इसका मतलब है कि ये रैंप जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है और इस तरह से ये चला आएगा इस वाले लेवल पे। इस वाले का लेवल देखिए लिखा है -5100। इसका मतलब है कि ग्राउंड का कुछ लेवल होना चाहिए, तो ग्राउंड का लेवल भी यहाँ कहीं लिखा होगा ±0। फ्लोर फिनिश लेवल मतलब जो आपका फ्लोर लेवल है वो ±0 पे है, मतलब 0 मीटर पे है। तो ये जब 0 मीटर पे है और ये आपका -5.1 मीटर पे है, तो समझ में आ गया कि 5 मीटर आप रैंप से नीचे आ गए हैं। मतलब है कि ये वाला यहाँ से आपका बेसमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप यहाँ से देखिए एरो से अप दिखा रहा है। मतलब है कि अगर आपको यहाँ आ गए फिर आपको वापस ऊपर जाना है तो इस एरो से आप ऊपर आएंगे इस रैंप से और यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और ये इस डायरेक्शन में आप आएंगे और फिर से वापस आप इसी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया कि यहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। सोसाइटी है तो व्हीकल का मूवमेंट भी डायरेक्ट करना पड़ेगा ताकि कोई व्हीकल यहाँ से डायरेक्टली इधर ना घुस जाए, फिर ये इधर से कोई व्हीकल आ रही होगी, दोनों व्हीकल आमने सामने हो जाएंगे। इसलिए आपने एक रास्ता डिफाइन कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ड्राइंग में नहीं मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चरल ड्राइंग में मिलता है, ठीक है। पहला पर्पस समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस वाले लेवल का ड्राइंग है, तो आपको ये एंट्री और ये एग्जिट, एक तो ये देख करके समझ में आ गया कि ये नॉर्मल, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल रोड से आपका एंट्री हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, तो ये ग्राउंड फ्लोर ही होगा पहला। दूसरा, आप ये लेवल देख करके समझ गए कि ±0 जनरली ग्राउंड को समझा जाता है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा रहता है इस ड्राइंग के नीचे, यहाँ पे लिखना था टाइटल में कि ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग, क्योंकि अभी ये 10 स्टोरी का अगर बिल्डिंग है तो हर फ्लोर का आपका एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगा। हर फ्लोर पे हो सकता है फ्लोर्स डिफरेंट होंगे, किसी पे एक रूम बेडरूम होगा, कहीं पे हो सकता है उसको बालकनी बना दिया के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हर फ्लोर पे अलग अलग होंगे, तो हर फ्लोर का आर्किटेक्चरल ड्राइंग आएगा। एक इस वाले ड्राइंग को ले करके हम लोग पूरा 10 स्टोरी का बिल्डिंग नहीं बना देते हैं, ये हम लोगों का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है, ठीक है।
अब यहाँ जब आप नीचे बेसमेंट में आ गए थे तो बेसमेंट का ड्राइंग अभी नहीं मिला हम लोगों को, ये वाला बेसमेंट का ड्राइंग नहीं है। इसका मतलब है कि बेसमेंट के लिए आपको बेसमेंट का ड्राइंग भी चाहिए होगा। तो जब आप साइट इंजीनियर होंगे तो आपके साइट पे जब आप देखेंगे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आया हुआ है तो वो कुछ 15-20 ड्राइंग्स आएगा। अगर ये 10 स्टोरी का बिल्डिंग है और 2 बेसमेंट है तो 12 फ्लोर तो ऐसे ही हो गए। साथ में कॉलम का डिटेल्स होगा, बीम का डिटेल्स होगा, जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो आपको इन जनरल आप जानते हैं साइट पे कि 15-20 ड्राइंग्स आपको आर्किटेक्ट की तरफ से आएंगे। तो आप आर्किटेक्ट का ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग उठाएंगे, सिविल इंजीनियर का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग उठाएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसको कंपेयर कर करके आप अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन आप आर्किटेक्चर ड्राइंग से ले लिए। उसके बाद आपको और इन्फॉर्मेशन ढूंढना है बिल्डिंग्स के अलावा। आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वाला आपका बिल्डिंग है जो रेड वाला हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक छोटा सा रैंप दिया हुआ है। अब ये वाला रैंप नीचे की तरफ जा रहा है बेसमेंट में। कैसे पता चल रहा है, यहाँ से आप देखिए ये डाउन का एरो दिया हुआ है। अब ये आप 0.0 मतलब +150 लेवल पे थे और यहाँ से आपको ये डाउन दे रहा है और उसके बाद आपको यहाँ से ये वापस अप दिखा रहा है। मतलब दोनों तरफ से ये डाउन जा रहा है। इसका मतलब है कि जो व्हीकल जाने का रास्ता है वो तो इधर से है, इस वाले साइड से, लेकिन अगर आपको बाई फुट अगर नीचे जाना है बेसमेंट पे तो इसके लिए रैंप यहाँ से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्विमिंग पूल दिखाया गया है, स्विमिंग पूल का साइज़ दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे। स्विमिंग पूल का ये ड्रेन दिखाया गया है कि सेंटर में इस तरह से ड्रेन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, 2 बिल्डिंग्स के बीच में स्विमिंग पूल, उसके बगल में ये रैंप आ रहा है। ये पोर्शन आपका खाली पोर्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 150, मतलब 0 लेवल ये था। यहाँ पे यहाँ से आप बिल्डिंग के अंदर आ गए, सोसाइटी के अंदर, तो थोड़ा सा 150 mm आप ऊपर आ गए। अब ये 150 mm पे पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर चल रहा है। अब इसके बाद आता है बिल्डिंग्स के अंदर का पार्ट। अब अंदर आप आए तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये अभी जैसे ग्राउंड फ्लोर है तो इसके नीचे में आपको बेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको कटआउट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको ये कॉलम्स दिखा रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम दिखा रहा है। यहाँ पे ये देखिए आपका ये शेयर वॉल दिखा रहा है, क्योंकि अब ये इसका लेंथ विड्थ आपको लास्ट क्लास में समझाए थे। तो इसको आप कॉलम नहीं कह सकते हैं, अभी आप इसको मेज़र करेंगे तो ये लगभग 3 मीटर्स बाई 300 mm होगा। तो 10 का रेशियो आ रहा है। 2.5 से ज़्यादा होने पर ही हम लोग उसको शेयर वॉल कंसिडर कर देते हैं। तो ये आपका शेयर वॉल हो गया, ये शेयर वॉल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे हर जगह पे कॉलम्स दिखा रहा है और टेंटेटिव देखिए यहाँ पे ये बीम्स दिखा रहा है। जो आप डैश लाइन में देख रहे हैं ये आपको बीम्स दिखा रहा है। अब ये फाइनल बीम्स और कॉलम्स नहीं है, ये आर्किटेक्ट ने बनाया। अभी ये नहीं पता है कि ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लोड ले पाएगा कि नहीं, अर्थक्वेक रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं। अभी ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। ये आर्किटेक्ट ने समझाया क्लाइंट को कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से बीम देंगे, यहाँ पे आपका लिफ्ट रहेगा, लिफ्ट के बगल में एक ऐसा कटआउट रहेगा किचन का, बाकी सारा जो आपको पाइप्स वगैरह आएगा वॉशरूम का वो सारा इसमें से आपका नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आपका डोर रहेगा जो लिफ्ट की तरफ जाएगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे स्टेयरकेस रहेगा, ये स्टेयरकेस ओपन लेवल है, ये स्टेयरकेस डॉगलेग्ड है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिखाई गई हैं। अभी ये स्टेयरकेस का स्लैब कितना थिक है, इसने यहाँ दे दिया कि 185 का राइजर है, ट्रेड 250 का है, लेकिन वेस्ट स्लैब का थिकनेस अभी नहीं पता है, क्योंकि वेस्ट स्लैब का थिकनेस तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे ना। राइजर आर्किटेक्ट ने डिसाइड कर दिया 185 तो 185 ही रहेगा, ट्रेड डिसाइड कर दिया 250 तो 250 ही रहेगा। आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। ये कैलकुलेशन जो होता है वो कर लिया है आर्किटेक्ट ने। अब आपका काम है 185 और 250 को बनाना। इसके लिए कितना थिकनेस देना पड़ेगा स्लैब का वो आपको डिसाइड करना है और वो आपको प्रोवाइड कर देना है। अभी इसमें आप कहीं पे भी देखिए बीम का साइज़ आपको नहीं पता चल रहा है, सिर्फ बीम का लोकेशन दिख रहा है। ये वाला आप देखेंगे ये आपका बीम का लोकेशन है, ये वाला भी आपका बीम है, लेकिन इस बीम का साइज़ नहीं पता है आपको। ये आपको सिर्फ दिख रहा है कि कॉलम के यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कॉलम है और इस कॉलम से थोड़ा सा कम थिकनेस का आपका ये बीम है, लेकिन इस कॉलम का साइज़ क्या है ये भी आपको नहीं पता। तो आर्किटेक्ट क्या करता है कि पहले कुछ टेंटेटिव लोकेशंस बता देता है। जैसे यहाँ पे ये वाला, इस सबको हम मार्क कर देते हैं। आर्किटेक्ट को यहाँ पे कॉलम चाहिए, उसने बता दिया। यहाँ पे आर्किटेक्ट को लगा कि कॉलम देना चाहिए, उसने बता दिया। सेम यहाँ पे भी उसने बता दिया। लेकिन अभी आर्किटेक्ट को ये नहीं पता है कि यहाँ पे कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए। तो आर्किटेक्ट को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आर्किटेक्ट ने यहाँ पे कोई कॉलम नहीं दिया है। जब आप कैलकुलेशन करने लगेंगे और आपको लगेगा कि यहाँ के बदले यहाँ पे कॉलम का रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप आर्किटेक्ट को बताएंगे। अब ये अगर टोटल अगर आपका एक हॉल है तो बीच में अगर आर्किटेक्ट कॉलम नहीं देना चाह रहा है तो वो कहेगा कि यहाँ के बदले कॉलम यहाँ ही प्रोवाइड करो और यहाँ प्रोवाइड करो और यहाँ पे कुछ भी करो, बीम का चाहे तो साइज़ बढ़ा दो, मगर यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड नहीं करो।
तो आपको कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर किसी भी वेज में पॉसिबल है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप आर्किटेक्ट को बताएंगे कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग का। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं वरना टाइम अननेसेसरी का किल होगा। तो ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग का सारा पर्पस होता है कि ये समझाना कि ये मेरा आइडिया है। अब इस आर्किटेक्चरल ड्राइंग को देख करके, ये ग्राउंड फ्लोर का भी ये ड्राइंग है, हम आपको ग्राउंड के रेफरेंस में ही समझा रहे हैं, अभी और दूसरे ड्राइंग पे नहीं जाएंगे। इस ग्राउंड फ्लोर के आर्किटेक्ट के ड्राइंग को देख करके आपने एक टेंडर ड्राइंग बनाया सबसे पहले। अब टेंडर ड्राइंग जो आपने बनाया वो आपका कुछ ऐसा बना। आपको यहाँ से रैंप जा रहा था, सेम अब आप उस ड्राइंग से रिलेट कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये वाला बिल्डिंग था, ये वाला बिल्डिंग था, बीच में यहाँ पे आपके स्विमिंग पूल आ रहा था और बाकी ये सारा पोर्शन आपका खाली था। अभी उसमें और उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। अब आपने क्या किया कि या तो स्टैट सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, या तो आपने फिर दो सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली जो यूज़ किए जाते हैं, वो होता है एक तो स्टैट, कॉलेजेस में लैब में कराया जाता है, नहीं कराया जाता तो लोग बाहर से करते हैं जिनको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना होता है। दूसरा सॉफ्टवेयर जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो है ईटैब्स। ये दो सॉफ्टवेयर है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशंस चेक करते हैं, और जो हम लोगों का डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, उन सब को रिलेट करते हुए हम लोग निकालते हैं कि ये कॉलम का साइजेस, ये बीम का साइजेस क्या आएगा, उसके हिसाब से हम एक ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, इनिशियल ड्राइंग, जिसको हम लोग कहते हैं टेंडर ड्राइंग। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टेंडर ड्राइंग। डिटेल्स शोन ऑन दिस ड्राइंग आर लाइकली टू वेरी ड्यूरिंग वर्किंग ड्राइंग स्टेज। मतलब अभी तो वर्किंग ड्राइंग का स्टेज चल नहीं रहा है, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो टेंडर कोड करना है। तो एक टेंटेटिव बता दिया गया कि यहाँ से 3360 पे ये वाला कॉलम C1A है, ये C2 है, ये W2 है। फिर इन सब का डिटेल्स जो है वो आपको बता दिया जाएगा, आपके जो ड्राइंग्स होंगे कॉलम के, रेनफोर्समेंट वगैरह सब बता दिया जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया जाता है ड्राइंग में कि ये टेंडर ड्राइंग है, कहीं इसको देख करके कंस्ट्रक्शन ना कर दे कोई साइट पे, क्योंकि एक बार ये टेंडर ड्राइंग बना तो फिर ये साइट पे रहेगा, जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है एटलीस्ट तब तक तो रहेगा। तो कोई भी इंजीनियर गलती से आकर के कहीं टेंडर ड्राइंग को ही रिलेट ना कर ले, इसके लिए आपको यहाँ पे बॉक्स में बता दिया जाता है कि ये वाला टेंडर ड्राइंग है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ये एक जनरल आइडिया के पर्पज़ के लिए है। तो आपको अब ये जनरल आइडिया इस वाले ड्राइंग को देख करके समझना है कि यहाँ पे आपका ये वाला कॉलम था, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये इसका हमने नाम दे दिया C1A, इसका C2, इसका W1, ये W1। अब क्योंकि ये दोनों सेम प्रॉपर्टी का था, दोनों में सेम रेनफोर्समेंट आ रहा है, दोनों में सेम साइज आ रहा है, इसलिए दोनों का नाम सेम है। जो डिटेल्स इसके लिए मिलेगा वही डिटेल्स यहाँ भी लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको रिपीट नहीं किया जाता है कभी ड्राइंग में। ये C1 है, ये भी C1 है, क्योंकि ये बिल्डिंग आप देखिए एक तरह से आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल नज़र आ रहा है। ये जो इधर पोर्शन है उसी को मिरर करेंगे तो इधर नज़र आएगा। फिर ऊपर की तरफ देखिए, जो पोर्शन इधर है इसी को मिरर करेंगे तो इधर नज़र आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का सेंटर से, यहाँ से अगर आप एक लाइन बना देंगे तो ये यहाँ से इस तरह से ये बिल्डिंग, और इधर से भी अगर एक सेंटर यहाँ से बना देंगे तो आप देखेंगे कि ये चार पोर्शंस बन रहे हैं और चारों मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो जनरली बिल्डिंग्स इसी तरह से बनाया जाता है, क्योंकि जितना सिमेट्रिकल रहेगा उतना कम फोर्सेस अट्रैक्ट करेगा। जो इसेंट्रिसिटी की वजह से जो फोर्सेस आते हैं, जो मोमेंट्स आते हैं, वो उनका उतना कम अट्रैक्ट करेगा और उतना रेनफोर्समेंट कम आएगा, उतना बिल्डिंग आपको लेस कॉस्टली होगा। तो कॉस्टिंग को बचाने के लिए आर्किटेक्ट ये सारी चीज़ें पढ़ता है, और सिविल इंजीनियर को भी ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उतना कम आपका कॉस्ट लगेगा। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन क्या करता है इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रिपेयर करके साइट पे ये इसको टेंडर ड्राइंग्स बना देता है। यहाँ पे कॉलम्स रिक्वायर्ड होगा, जो खाली पोर्शन हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे थे, तो वो खाली पोर्शन इतने दूर तक कैसे सपोर्टेड रहेगा, तो बीच बीच में कुछ इंटरवल्स पे उसने कॉलम दिया। फिर उस कॉलम का ये आपको फुटिंग दिखाया जा रहा है, इस फुटिंग का नाम देखिए F2, F3, F2 ये दिया हुआ है। मतलब ये फुटिंग का कोई एक पार्टिकुलर साइज़ होगा जो इससे डिफरेंट है, तभी इसका नाम F2 है, इसका नाम F3 है। और आपको देख करके भी विजिबली लग रहा है कि ये फुटिंग छोटा है और ये फुटिंग आपका बड़ा है। तो ये आपका फाउंडेशन का आपका, अब यहाँ पे ड्राइंग का नाम लिखा होगा, ये देखिए ये लिखा है फाउंडेशन प्लान। मतलब ये फाउंडेशन प्लान है, इसमें आपको ये वाला पोर्शन पूरा राफ्ट है,
आप इस वाले लाइन को देख करके समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट वाला आपका ड्राइंग आएगा उसमें हम आपको ये राफ्ट को कैसे हम लोग रीड करते हैं ये वाला भी आपको नेक्स्ट वाले ड्राइंग में सिखाएंगे। वो स्मार्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये इस पीडीएफ में इसको जूम कर करके बार बार समझाना पॉसिबल नहीं है। तो हम स्मार्ट क्लास एक हम लोगों के उसमें है, रेंज में है, तो हम लोग उस स्मार्ट क्लास को देख रहे हैं। अगर वो हम लोगों को मिल जाता है 1 घंटे के लिए भी, तो उस पर हम आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे रीड करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा राफ्ट है। अब इस राफ्ट का आप देखेंगे कि आपको साइज़ वगैरह कुछ टेंडर ड्राइंग में पता होना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना करके ये देखिए, ये 800 इस तरह से बॉक्स बना के लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस राफ्ट का थिकनेस 800 mm है। अब ये mm है कि सेंटीमीटर है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ ड्राइंग्स में साइड में यहाँ पे लिखे रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे। यहाँ पे लिखा रहता है ऑल द डायमेंशंस एंड लेवल्स आर इन mm। ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो भी 800 लिखा है, 600 लिखा है, वो क्या है हम लोगों का mm में है। तो ये हो गया हम लोगों का टेंडर ड्राइंग। अब इस टेंडर ड्राइंग को देखते हैं। अब टेंडर ड्राइंग कैसे बनेगा, सेम जैसे आर्किटेक्ट ने क्या किया, हर फ्लोर का 16-20 ड्राइंग्स दिया, उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल डिटेल्स बनाएंगे। यहाँ पे ड्राइंग का नाम देखिए, जनरल ड्राइंग। मतलब इसमें आपने क्या किया, इन जनरल आइडिया दिया कि अगर रिटेनिंग वॉल होगा तो ये टिपिकल डिटेल ऑफ रिटेनिंग वॉल है कि फाउंडेशन इस तरह से होगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मेरा अगर 2 बेसमेंट है तो ये पहला बेसमेंट का स्लैब है, और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे ये दूसरा बेसमेंट है। यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का सिंबल होता है। जब हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि ये ग्राउंड का सिंबल है। प्लस यहाँ पे लेवल लेकर करके समझ में आ जाता है कि ये रिटेनिंग वॉल अगर बनेगा तो कुछ इस शेप का होगा, मतलब अंदर से स्ट्रेट होगा, बाहर से ये टेपर्ड होगा। ये एक जनरल आइडिया दे दिया गया। उसके बाद आपको ये दिखाया गया कि किसी एक जगह से अगर हम सेक्शन काटते हैं बेसमेंट का तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये राफ्ट आपको भी हम दिखाए थे 800 mm का है। ये ड्राइंग से वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 800 mm सेक्शन में। तो जो प्लान में आपको बॉक्स में लिखा हुआ था आप सेक्शन में भी देखेंगे तो आपको ये वाला थिकनेस समझ में आ गया कि ये वाला 800 का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको टेंडर ड्राइंग में, इस वाले ड्राइंग में एक जनरल आइडिया दिया गया कि किसी भी रैंडम पॉइंट से अगर आप एक सेक्शन फुटिंग का देखेंगे तो फुटिंग का अगर प्लान ऐसा है आपका तो इसका सेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अब तक फाउंडेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि फुटिंग जो होता है वो ऐसा ही दिखता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वाले ड्राइंग में दिया गया। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक जनरल फुटिंग का, जनरल कॉलम का, जनरल रिटेनिंग वॉल का, अभी एक पार्टिकुलर जगह का नहीं है, इसलिए इसका नाम दिया हम लोग जनरल ड्राइंग। ठीक है, फिर दूसरा इसका बात आया इसी जनरल ड्राइंग का सेक्शन, मतलब हम लोग अब दिखा रहे हैं कि रैंडम कोई भी सेक्शन हम लोग कट करेंगे, रिटेनिंग वॉल और फुटिंग के बगल से कट करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोफाइल होगा, ताकि कॉस्टिंग में समझ में आए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको कि इसको कितना मेहनत लगने वाला है। उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि कितने दिनों में वो इस प्रोजेक्ट को कर लेगा। ये सारी चीज़ें आपको टेंडर ड्राइंग सब में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये एक इनिशियल स्टेज है। अब टेंडर ड्राइंग में कहीं पे भी रेनफोर्समेंट नहीं बताया जाता है। अभी आप यहाँ देखिए बीम का डिटेल्स है तो टिपिकल आप देखिए कि आपको सिर्फ टॉप बार बॉटम बार दिखाया हुआ है, ये नहीं बताया कि रेनफोर्समेंट कितना है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन नहीं हुआ है, अभी बिल्डिंग डिज़ाइन में चल रहा है। एक जनरल आइडिया दिया गया है ताकि टेंडर हो जाए और फिर बाद में एग्जैक्ट प्राइस के हिसाब से रिवाइज एस्टीमेट बनेगा, रिवाइज एंड अपडेटेड एस्टीमेट बनेगा, जो हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें आप किसी भी ड्राइंग में देखेंगे कहीं पे भी आपको रेनफोर्समेंट नहीं है, जबकि फाउंडेशन है तो रेनफोर्समेंट भी होगा, लेकिन रेनफोर्समेंट टेंडर ड्राइंग में नहीं दिखाया जाता है। ये डिफरेंस होता है आपको आरएफसी ड्राइंग और टेंडर ड्राइंग में, कि टेंडर ड्राइंग में आपको रेनफोर्समेंट नहीं होता है, आरएफसी ड्राइंग में रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल ड्राइंग से। अब तीसरा आपका ड्राइंग का नाम आया है की प्लान। मतलब एक आपने आइडिया दिया कि ये टोटल ग्रिड्स है और इस ग्रिड्स पे आपको इतने सारे जो हैं वो आपके कॉलम्स आ रहे हैं, और ये टोटल कॉलम का की प्लान हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जब हम लोग अभी अपने लास्ट वाले क्लास में जब ड्राइंग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम आपको की प्लान दिखाए थे कि किस ग्रिड से कितने डिस्टेंस पे कौन सा कॉलम है, ये आपको की प्लान से समझ में आ जाता है। अभी इसमें जैसे देखिए ये वाला कॉलम W2 इस ग्रिड से थोड़ा हटा हुआ है, लेकिन अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि ये कितना गैप में है। अब ये इन्फॉर्मेशन आगे दिया जाएगा, अभी सिर्फ बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि यहाँ पे कॉलम है W2, यहाँ पे कॉलम है C1 है, कितना दूर है वो बाद में बताया जाएगा, वो अभी डिटेल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर ऐसे करते करते आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया, ग्राउंड फ्लोर सॉरी ये आपका फाउंडेशन प्लान आ गया, फिर आपका ये आ गया ग्राउंड फ्लोर। अब इस ग्राउंड फ्लोर में देखिए अभी जिस ड्राइंग के हम लोग देख रहे थे, अगर आप उसको रिलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही ये पोर्शन है जहाँ पे स्विमिंग पूल था, यहाँ पे एक रैंप आ रहा था,
ये पूरा खाली पोर्शन था, तो खाली पोर्शन है तो इसका मतलब है बेसमेंट है तो स्लैब आएगा, स्लैब होगा तो बीम होगा, बीम होगा तो कॉलम होगा। तो वो सारे का लोकेशंस यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो देखिए ये सारे एल शेप के और टी शेप के जो आपके कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स आपको बने हुए हैं। इस वाले ड्राइंग को हम लोग कहते हैं फ्रेमिंग प्लान। यहाँ पे देखिए लिखा होगा फ्रेमिंग प्लान एट अपर बेसमेंट लेवल, मतलब जो पहला वाला बेसमेंट है, जो ग्राउंड फ्लोर से हम लोग जस्ट नीचे जाते हैं वो अपर बेसमेंट होता है। फिर अगर हम लोग और नीचे जाते हैं तो वो लोअर बेसमेंट होता है। तो मतलब जैसे आप ग्राउंड से नीचे जाते हैं वैसे वैसे लोअर, अपर और लोअर नाम आता है। तो अपर बेसमेंट जिसका यहाँ लेवल लिखा है -5.15 मीटर, ये वाले का आपको ये फ्रेमिंग प्लान दिखा रहा है। फ्रेमिंग प्लान मतलब बीम, स्लैब एंड कॉलम्स जहाँ दिखाए जाते हैं। अब इसमें देखिए आपको बीम का साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 300/600, 300/600, 300/600। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में नहीं मिला था। तो अब ये सारे साइजेस देख करके भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक आइडिया हो जाएगा कि उनको शटरिंग जो रखना है वो कितने डेप्थ के लिए रखना है। मैक्सिमम जो आप बीम देख रहे हैं वो 600 का ही चल रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस साइड पे ज़्यादातर 600 mm का बीम है, तो वो 600 mm वाले शटरिंग ज़्यादा रखेगा। और अगर एक दो बीम जैसे किसी अलग साइज़ का है तो उसके लिए वो थोड़ा सा अलग से शटरिंग जो होगा वो अपना ले आएगा। जैसे अभी सारे आपको 300/600 ही दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए 300/750 है, तो सिर्फ इतना सा बीम उसको 750 दिख रहा है, तो वो शटरिंग वगैरह का इंतज़ाम देखेगा। अगर उसके पास 600 का शटरिंग ज़्यादा है तो उसको कॉस्टिंग कम पड़ने वाला है, उसको फ़ायदा होने वाला है। अगर 750 का उसके पास ज़्यादा है तो उसको काट काट के 600 बनाना पड़ेगा, तो उसको मेहनत लगेगा, उसको कॉस्टिंग लगेगा। तो वो टेंडर में उसी हिसाब से प्राइस कोट करेगा कि मेरा मेहनत ज़्यादा है तो हमको इसमें पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। ये सारे पर्पस होते हैं। उसके बाद आता है, अब हम लोग आ गए ऊपर कि हम लोग एक टिपिकल फ्लोर कोई सा भी देख रहे हैं, तो क्योंकि दो यहाँ पे बिल्डिंग्स थे, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये बिल्डिंग सेम ही थे, इसलिए किसी एक बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि जो ये होगा वही दूसरा वाला भी होगा। तो हम लोग ये टिपिकल एक फ्लोर प्लान देख लिए, इसमें आपको पता चल गया कि ये वाला आपका एक फ्लैट है, ये वाला एक फ्लैट है, यहाँ पे एक फ्लैट है, यहाँ पे एक फ्लैट है, 4 फ्लैट है हर फ्लोर पे। बीच में यहाँ पे 2 स्टेयरकेस दिया गया है और यहाँ पे 2 लिफ्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसमें कहीं भी देखिए आपको रिइंफोर्समेंट नहीं गिवन है, सिर्फ आपको बीम का साइज़ यहाँ पे गिवन है कि जो बीम का मार्किंग है 3B1 3B2 उसका साइज़ है 200/725। आप यहाँ आएंगे 3B1 3B2 ढूंढेंगे, यहाँ देखिए ये वाला आपको 3B1 है, ये 3B2 है, तो आपको इसका साइज़ समझ में आ गया वहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे कहीं भी रिइंफोर्समेंट का अभी आपको बस देखिए बस डिटेल दिया गया है। 300/500 का बीम है, इसका बार दिया हुआ है कंटिन्यूस बार्स, बस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये कितने साइज़ का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये सारा टेंडर ड्राइंग होता है। अब जब ये टेंडर ड्राइंग हो जाता है, इसके बाद अब आता है रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। तो इसी टेंडर ड्राइंग में अब जो फाइनल साइजेस होते हैं वो प्रोवाइड करके इसका एक फाइनल ड्राइंग बनाया जाता है, जिसमें अब आपको रिइंफोर्समेंट भी दिखेगा। अब रिइंफोर्समेंट कैसे दिखेगा, तो हम लोग आते हैं अब एक रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में। अब इस ड्राइंग को देखिए, ये वही ग्राउंड फ्लोर या ये ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है जो हम लोग अभी तक देख रहे थे। अब इसमें आप देखिए कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कहीं पे भी एक रैंडम जगह पे आते हैं, देखिए ये स्लैब का मार्किंग दिया गया है OS7A, मतलब 0S7A, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का है तो 0 से मार्किंग स्टार्ट हुआ। S मतलब स्लैब, 7A इसका नंबर है, इसका नंबर है OS5, इसका नंबर है OS3। इस तरह से सारे ही फ्लोर स्लैब का अलग अलग जो है ये नंबर दिया गया है। अब इस नंबर के बाद यहाँ पे आप देखिए कि रेनफोर्समेंट दिया गया है ABCDEC, ये सारे आपको मार्किंग दिए हुए हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्लैब का थिकनेस कितना है, दूसरा कि इसका रेनफोर्समेंट कहाँ है, मतलब एक्चुअल डायमीटर और स्पेसिंग कहाँ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं OS7A। अब आप इस ड्राइंग में ढूंढेंगे और इन्फॉर्मेशन। अब आप जैसे ही और इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे इस पूरे शीट पे, जो साइड पे गया, तो आप साइड में देखेंगे कि यहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। अब इसमें देखिए आपको अलग अलग स्लैब का मार्किंग दिया हुआ है। स्लैब मार्क्ड OS1, मतलब जहाँ पे OS1 मार्क किया हुआ है उसका थिकनेस कितना है 200 mm, ये मिल गया हम लोगों को। अब रेनफोर्समेंट उसमें जैसे ABCD करके लिखा हुआ था, क्योंकि ये 8-200 ये बार बार एक ड्राइंग में मेंशन करने में बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा। जैसे अभी आप इस वाले पोर्शन में आइए, यहाँ पे इतने सारे स्लैब है, OS22 है, OS23 है, तो यहाँ पे अगर आप सब जगह पे 8-200 लिखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइड पे आप ड्राइंग को जूम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने में ट्रबल होगा। तो ये OS23 लिख दिया गया।
और ये रेनफोर्समेंट ए बी सी और यहाँ पे ये डी बता दिया गया। अब आप OS-23 को आके ढूंढेंगे ड्राइंग में टेबल में, और OS-23 का आपको यहाँ पे नीचे में साइज मिल जाएगा। ये रहा आपका OS-23, इसका थिकनेस है 200। जहाँ पे A लिखा था वो 8200 है, B वाला भी 8200 है, C वाला भी 8200 है, D वाला भी 8200 है। और इस वाले स्लैब में क्योंकि E वाला और F वाला रेनफोर्समेंट नहीं है, इसलिए E और F में डैश डैश दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर ये A B C D E F क्या होता है? ये एक तरह से एक मार्किंग दिया गया है कि आप जब स्लैब में रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो किस तरह से देते हैं। अगर आप एक ड्राइंग बनाइए स्लैब का क्रॉस सेक्शन, किसी भी स्लैब को आप यहाँ से कट कीजिए और उसका एक सेक्शन बनाइए, तो ये आपका स्लैब का टॉप पोर्शन है, ये आपके स्लैब का बॉटम पोर्शन है। अब इसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? एक बॉटम में आपका इस तरह से इस तरह से एक रेनफोर्समेंट चलेगा। ये स्लैब में आप रेनफोर्समेंट देंगे। फिर आप दूसरे लेयर में भी इस तरह से रेनफोर्समेंट देते हैं जो कि एक पूरा केज बना देता है, मेश बना देता है। ये हो गया बॉटम का। फिर आप ऊपर आते हैं, ऊपर भी आप इस तरह से एक रेनफोर्समेंट देते हैं और उसके नीचे भी आपको इस तरह से रेनफोर्समेंट दिया रहता है जो ये मेश बना देता है। अब इसको जब आप प्लान में देखिएगा, अगर ये आपका, अब रेड से ही हम आपको स्लैब को बनाते हैं, ये अगर आपका प्लान है कुछ इस तरह का, तो इसमें आपका रेनफोर्समेंट, अब ये चारों रेनफोर्समेंट को अब आपको इसमें मार्क करना है। तो इसके लिए थंब रूल हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कि बॉटम वाले को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और टॉप वाले को प्लेन लाइन से दिखाते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अगर इस साइज़ वाला रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे देना है तो आप ये वाला मार्क करेंगे। ये कौन सा रेनफोर्समेंट हुआ? ये वाला। फिर इस वाले को आप कैसे मार्क करेंगे? ऐसे ऐसे मार्क करेंगे, क्योंकि मेश कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है ना। ये वाला रेनफोर्समेंट, फिर ये वाला रेनफोर्समेंट, ऐसे कुछ कुछ स्पेसिंग पे आपको रेनफोर्समेंट दिया रहेगा। और सेम इस वाले साइड में भी ऐसा ही होगा। तो ये बनेगा आपको बॉटम वाला, आपका मेश बन जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर से फिर आप टॉप वाला रेनफोर्समेंट देंगे। तो अब जब ये दोनों को आप डॉटेड दिए हैं तो आप क्या करेंगे कि हम लोग इस जो स्ट्रेट जो एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो हम लोग क्या किए अपने वाले ड्राइंग में, सब ड्राइंग में अलग अलग हो सकता है, अपने वाले ड्राइंग में हम लोग एक्स एक्सिस में जो रेनफोर्समेंट है जो एक्स के पैरेलल है उसको हम लोग मार्किंग दे दिए ए, जो वाई के पैरेलल है उसको हम लोग मार्किंग दे दिए बी। अब ये पैटर्न पूरे इस बिल्डिंग में फॉलो होगा, क्योंकि साइट इंजीनियर को एक चीज़ समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ए है, वाई एक्सिस के पैरेलल बी है, तो वो बेसमेंट से लेकर के रूफ तक में इसी पैटर्न को समझेगा। तो इसलिए आपको ये वाला चीज़ जो होगा, एक बार आप डिसाइड कर लिए तो दूसरे अगले बार आपको फाइनल कर देना होगा कि ए कौन सा है एक्स के पैरेलल, बी कौन सा है वाई के पैरेलल। कैसे समझ में आया ये चीज़ अभी बिना ड्राइंग देखे? तो ड्राइंग में हम लोग जब किसी भी एक पार्टिकुलर स्लैब को देखेंगे, किसी को भी उठा लीजिए, 11 उठा लीजिए, 20 उठा लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि जो ए एक्स के पैरेलल है वो ए है, जो वाई के पैरेलल है वो बी है। और ये टोटल चीज़ जो है ये आपको सारे ही स्लैब में फॉलो किया गया है। किसी भी स्लैब में आ जाइए, 33 में आ जाइए, ए एक्स के पैरेलल ए है, वाई के पैरेलल बी है। अब यहाँ पे देखिए टॉप में आपको ई, डी और एफ 3 तरह के रेनफोर्समेंट है। तो बॉटम का तो ए भी आपको क्लियर हो गया। जब हम लोग टॉप में रेनफोर्समेंट देते हैं तो टॉप में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों का यहाँ से भी स्लैब चल रहा है इस तरह से, अगर हम लोगों का यहाँ भी कंटिन्यूस स्लैब है, यहाँ भी स्लैब है, फिर इधर मानते हैं कि स्लैब नहीं है और इधर मानते हैं कि स्लैब नहीं है, तो हम लोग जब टॉप में रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, बॉटम वाला रेनफोर्समेंट चलो नीचे हम लोग सीधा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर रेनफोर्समेंट ज़्यादा लेंथ का है और ये दोनों स्लैब एक साथ एक ही बार से कवर हो सकता है तो हम लोग इसको आगे चला सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, ये ऐसे कर देंगे और यहाँ से ये वाला बेंड हटा देंगे हम लोग। ये टोटल बार जो होगा वो इस तरह से यहाँ से बेंड होकर के सीधा चला जाएगा। तो ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। अब टॉप में दो तरीके से रेनफोर्समेंट चल सकता है। या तो आपका टॉप में जो रेनफोर्समेंट चल रहा है, मतलब ये वाला रेनफोर्समेंट जो ऊपर वाला जो हम लोग लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जो है, ये या तो ऐसा चल सकता है इधर, और इस साइड में ये आके यहाँ बेंड हो जाएगा, क्योंकि इधर स्लैब नहीं है तो रेनफोर्समेंट बाहर नहीं जा सकता है, तो इसको बेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्लैब है तो हम लोग दोनों तरफ इस रेनफोर्समेंट को इसी तरह से स्ट्रेट चला सकते हैं। फिर इस साइड में भी हम लोग यही कर सकते हैं सेम।
ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे बेंड करके चलाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि टॉप में हम लोग एक ही डायरेक्शन में, जैसे हम लोग अगर एक्स के पैरेलल की बात कर रहे हैं तो एक्स के पैरेलल में एक रेनफोर्समेंट है जो सीधा है जिसमें कोई बेंड नहीं है, और एक रेनफोर्समेंट में बेंड बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस एक्स के पैरेलल में अब 2 रेनफोर्समेंट आ गया टॉप में। तो हम लोग इसका नाम दे दिए सी और इसका नाम दे दिए ई। मतलब जो बेंड हो रहा है वो ई है, इधर भी बेंड हो रहा है तो ये ई है। अगर बेंड नहीं होता, सीधा चला जाता, तो ये सी कहलाता। तो ये 2 रेनफोर्समेंट साइड पे हम लोग समझा दिए। ठीक है, इस साइड में अब ये वाला रेनफोर्समेंट देखिए बेंड हो रहा है, ये वाला बेंड नहीं हो रहा है, इसका नाम दिए डी, इसका नाम दिए एफ। तो अब आप कह सकते हैं कि साइड पे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रेनफोर्समेंट है ये ए है, जो वाई के पैरेलल है, ये इसको कलर स्कीम को ही यूज़ करते हैं जो अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। ग्रीन हम लोगों का बॉटम दिखा रहे हैं, तो जो एक्स के पैरेलल है वो ए है, जो वाई के पैरेलल है वो बी है। फिर हम लोग टॉप में आ गए, तो टॉप में जो हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है वो सी है, जो ब्रेक हो जा रहा है वो ई है। इधर भी अगर कुछ कंटिन्यू चल रहा है तो वो डी है, जो इधर भी आपको ऐसे बेंड हो जा रहा है वो एफ है। अब इसका हम लोग मार्किंग दे देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अब यही पैटर्न आप देखिए पूरे इस साइड पे किसी भी स्लैब को उठा लीजिए, आपको यही पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये रेनफोर्समेंट क्योंकि चला जा रहा है सीधा, दूसरे स्लैब में बेंड नहीं हो रहा है तो ये सी कहलाएगा, ये बेंड हो रहा है तो ये ई कहलाएगा। ये ए वाला रेनफोर्समेंट है बॉटम वाला, ये बी वाला रेनफोर्समेंट है बॉटम वाला। बॉटम को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सीधा भी जा सकता है, वो रोक भी दिया जा सकता है। उसके बाद ये रेनफोर्समेंट थ्रू जा रहा है तो डी है, ये भी थ्रू जा रहा है दूसरे स्लैब में तो डी है। अब इसमें देखिए एफ यहाँ पे क्योंकि रेनफोर्स इतना दूर तक स्लैब नहीं है तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट ये डी यहाँ से आप देते आएंगे, ये अगर लगातार यहाँ से इस तरह से रेनफोर्समेंट चल रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये स्लैब नहीं है तो ये रेनफोर्समेंट को आपको ऐसे बेंड करके देना पड़ रहा है इतना दूर पे। तो यहाँ पे 2 तरह का रेनफोर्समेंट आ गया, तो ये डी हो गया, ये एफ हो गया। तो इस वाले स्लैब में आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई और एफ, ये चारों रेनफोर्समेंट जो है ये प्रोवाइड हो रहा है, मतलब 6 रेनफोर्समेंट। तो आप OS29A में जब आएंगे तो OS29A में यहाँ देखिए आप OS29A, इसमें आपको ये स्लैब का थिकनेस 200 है, ए बी सी डी ई एफ सारे ही रेनफोर्समेंट आ रहा था तो सारा रेनफोर्समेंट दिया गया है। किसी एक स्लैब में अगर ई नहीं आ रहा था तो ई नहीं दिया गया है। किसी एक जगह पे अगर OS31 में अपना रेनफोर्समेंट बी और डी है और बाकी वो पूरा स्लैब जो है वो किसी दूसरे वाले स्लैब के रेनफोर्समेंट के कंटिन्यू होने से ही पूरा हो गया, तो वहाँ पे हम लोग ये खाली रखे हैं। खाली का मतलब क्या हुआ कि रेनफोर्समेंट है मगर वो इस वाले स्लैब में काउंट नहीं होगा 31 में, क्योंकि वो 30 में जो हम लोगों का डिज़ाइन था वहाँ जो रिक्वायरमेंट था हो सकता है वो ज़्यादा हो, मतलब आपको हो रहा हो, डोमिनेट कर रहा हो, वहाँ पे लोड हैवी आ रहा हो, तो 30 और 32 के वजह से 31 अपने आप कवर हो गया, तो इसलिए उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट खाली दे के रखते हैं। तो ये होता है आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। ये 3 तरीके के आपके ड्राइंग्स होते हैं। अभी तो हम आपको एक ग्राउंड फ्लोर वाले ड्राइंग का एक जनरल आइडिया दे दिए, मगर हम लोग इसको करेंगे एक पैटर्न में। पैटर्न क्या होगा कि हम लोग फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फाउंडेशन से करते करते हम लोग ऊपर आएंगे। जब आपको स्लैब का वीडियो दिखाना होगा उसके पहले हम आपको ये स्लैब का ड्राइंग समझाएंगे, जब बीम के बारे में दिखाना होगा तो बीम के बारे में समझाएंगे। तो हम लोग फाउंडेशन से चलेंगे, फाउंडेशन के बाद कॉलम आएगा, कॉलम के बाद ये फ्लोर्स आएगा। अभी हम आपको सिर्फ ये टाइप ऑफ ड्राइंग समझाने के लिए कि ये टेंडर ड्राइंग क्या होता है, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग आपका क्या होता है और स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होता है, इसके लिए आपको अभी ये इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का PDF मिल जाएगा, एक एक करके आप सारी चीज़ों को देखेंगे, आप ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इंटर्नशिप में अभी आपको सिर्फ समझना है, अभी सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट याद नहीं होनी चाहिए, सबको ज़रूरी नहीं है पता होना चाहिए, मगर ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप किसी साइट पे जाएंगे, आप वहाँ इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू देने के समय आपको अगर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, टेंडर ड्राइंग, RFC ड्राइंग पता ही नहीं है तो फिर वो आप किसी भी न्यू फ्रेशर को एक वैसे ही लोग नहीं लेते हैं, हायर नहीं करते हैं। ऊपर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो उसको लगेगा ना कि 2 महीना 3 महीना आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो उतना आज के टाइम पे कॉस्टिंग कोई अपना वेस्ट नहीं करता है। सबको चाहिए बिल्कुल काम करने के लिए रेडी इंजीनियर। इसीलिए इंटर्नशिप ज़रूरी होता है कि इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो आप प्रैक्टिकल लाइफ के क्लोज रहते हैं,
अब इतनी सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ते हैं कि टेंडर ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कैसे क्या होता है, इतना आपको प्रैक्टिकल डेमो नहीं मिलता है आपके कॉलेज लाइफ में, आपको इतने सारे पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए इंटर्नशिप किया जाता है ताकि ये सारी चीज़ें पता हो जाए। फिर इंटरव्यू होगा, उसमें आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाएगा। आप ये सारी चीज़ें कोर्स करके जब रखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, तो आप वहाँ पे आंसर्स दे पाते हैं और दूसरों से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो पाता है। तो आज वाले क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का क्लास होगा वो पॉसिबली आपका एक स्मार्ट क्लास हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोगों को मिल जाता है तो उस पर हम आपको यही रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में एक फाउंडेशन का ड्राइंग्स हम आपको बताएंगे कि फाउंडेशन के ड्राइंग में कैसे हम लोग पूरा डिटेल्स में जाते हैं। जो अभी आप ये ड्राइंग देख रहे थे, इस ड्राइंग का जो डेप्थ होगा आपका, ये डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग देख रहे थे, इसका फाउंडेशन ड्राइंग अगर इसी वाले प्रोजेक्ट का मिल गया तो इसका डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दूसरा एक प्रोजेक्ट का भी फाउंडेशन ड्राइंग है मेरे पास, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप जितना वेराइटीज़ देखेंगे उतना आपको आइडिया होगा कि सब में काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये सारी ड्राइंग्स मेरी ही बनाई हुई है, तो इसलिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लेना हो किसी भी ड्राइंग से रिलेटेड, आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और आप ये जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इससे रिलेटेड आप ले सकते हैं। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा ही बनाया हुआ है, ये सारे प्रोजेक्ट के इंजीनियर हम ही थे, तो इसलिए आप इसमें से अगर कुछ भी समझना चाहते हैं कि ये कैसे क्या हो रहा है, चाहे वो टेंडर ड्राइंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से रिलेटेड हो, या आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग से रिलेटेड हो, तो हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको एक आइडिया बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको शेड्यूल मिला ही हुआ है, कुछ चेंजेस हो सकता है शेड्यूल में कि हम अभी जो टॉपिक बताए हैं आपको, हो सकता है कोई टॉपिक एक दिन में कवर ना हो तो हम लोग उसको दूसरे दिन फिर कवर करेंगे, तो वो आगे पीछे होगा, मगर जो डेट हम आपको बताए हैं अब उस डेट पे ही हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारी वीडियोज़ जो हैं वो उस डेट पे ही आपको अवेलेबल हो जाए। अभी तक का हम लोगों का प्लान है कि अल्टरनेट डेज पे हम लोग वीडियो देंगे, एवरी डे नहीं देंगे, तो अल्टरनेट डेज करते हुए आपका 30 मार्च तक लगभग 15-20 लेक्चर्स आपके आएंगे और आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।